हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं। आपको पता है हम यहां पे कवर कर रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पिछले साल का 2024 जून से लेकर 2024 के दिसंबर तक जितना भी जो है साइंस से संबंधित करंट अफेयर्स रहा है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं। सेगमेंट वाइज कर रहे हैं। बहुत सारे सेगमेंट जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। क्या क्या चीज़ चर्चा में रही है, क्या क्या हमें पढ़ना है, तो जिसने भी साइंस टेक पढ़ रखा है उसको जो है समझ में आ जाएगा। देखो, करंट अफेयर्स पढ़ना सही तरीके से पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपने अपना बेसिक या फाउंडेशन कवर कर रखा हो, फंडामेंटल चीज आपको पता हो। अब यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगी आपको पहला जीन थेरेपी। अब जिसने साइंस में जीन थेरेपी नहीं पढ़ा है उससे संबंधित कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, कैसे काम करेगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या है, मेरी उम्मीद यही है कि आपने जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो है फाउंडेशन जो है कवर ऑलरेडी कर रखा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन होने वाला तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में जो है हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। पहला हमारा है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या है? ऐसी तकनीकी जिसमें क्या होता है, आपने जेनेटिक्स कोड्स में बदलाव किया जाता है या जो है जीन्स में बदलाव के माध्यम से जो है आपकी बीमारियों का इलाज किया जाता है। तकनीकी ऐसी जिसमें बीमारी या विकार का इलाज या बचाव, इन्हें ठीक करने के लिए जीन एक या कई यहाँ पर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। मान लीजिए कोई बीमार है, उसके बॉडी में एक जीन ऐसा है जिसकी वजह से बीमारी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बढ़ती जा रही है। अगर हम शुरुआती स्टेज में उस बीमार करने वाले जीन को काट कर निकाल दें और वहां पर स्वस्थ वाला जीन एक तरीके से लगा दें, तो क्या होगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार से जो है जीन थेरेपी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, देखिए लिखा, ज्यादातर जीन थेरेपी में बीमारी पैदा करने वाले असामान्य जीन को यहाँ पर हटा दिया जाता है और जो है सामान्य जीन डाला जाता है शरीर में, ताकि आप जो है स्वस्थ हो जाए। लक्षित कोशिकाओं को दोबारा स्वस्थ बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए आदि उत्पादों विधियों का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए आनुवांशिक रूप से डिजाइन किए गए सर्कुलर डीएनए का अणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोटा मोटा आपको ये समझना है कि इसमें क्या होता है, जो भी बीमार करने वाला जीन होता है उसको वहां पे काट करके उसकी जगह स्वस्थ जीन अध्यारोपित कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है कुछ टाइम बाद आप रिकवर कर जाते हो और नॉर्मल जो है आपकी बॉडी फंक्शन करने लग जाती है। जैसे है कि आपका मोबाइल फोन है, उसमें जो है एक पार्ट ऐसा है जो कि खराब हो गया है। अब जो है उसको कई बार रिपेयर किया गया है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो क्या करेंगे आप, उसकी जगह नया पार्ट लगा देंगे। नया पार्ट लगाएंगे, आपका फोन जो है पहले की तरह बढ़िया काम करना शुरू कर देगा। तो वैसे ही यहाँ पे जीन थेरेपी होती है, जो जीन गड़बड़ करता है उसको वहां से काट के निकाल देते हैं। जीन थेरेपी के प्रकार हैं, जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है और सोमेटिक सेल जीन थेरेपी होती है। सोमेटिक सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा बहुत सारा बायोटेक्नोलॉजी में कि कैसे काम करता है। तो सोमेटिक सेल और है यहाँ पर जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो जर्म लाइन क्या होती है, जर्म लाइन सेल या प्रजनन कोशिकाओं, अंडाणु या शुक्राणु में कार्यात्मक जीन इंजेक्ट कर इन्हें संशोधित किया जाता है। तो बिल्कुल शुरुआती स्टेज में ही इसको जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है। सोमेटिक सेल जीन थेरेपी में क्या होता है, चिकित्सीय रूप से संशोधित जीन को, एक जीन लिया उसको लैब में जो है संशोधित किया, फिर ठीक क्या करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, रोगी की सोमेटिक सेल या कायिक कोशिकाओं या अन्न में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो जहां पर भी प्रॉब्लम हो रही है वहां पर स्थानांतरित करते हैं, जिससे जो है बीमारी का जो है यहाँ पर इलाज हो जाता है। समझ में आया? जर्मलाइन जीन थेरेपी है जिसमें क्या होता है, अंडाणु या शुक्राणु में कार्यात्मक जीन इंजेक्ट करके इन्हें संशोधित किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, इसमें चिकित्सीय रूप से संशोधित जीन को रोगी की सोमेटिक सेल या कायिक कोशिकाओं में जो है स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इन तकनीकियों का उपयोग कहाँ करेंगे। देखो, जितने भी हम ऐसी तकनीकें विकसित करते हैं उनका एक ही काम होता है कि कोई ऐसी बीमारी है जो आनुवांशिक रूप से बढ़ती ही जा रही है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीन्स में जो है संशोधन करना पड़ेगा। देखो लिखा है यहाँ पर, विरासत में मिली आनुवांशिक बीमारियों जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया या जन्म के बाद होने वाले जो है असाध्य रोग जो है ल्यूकीमिया, इनके इलाज के लिए किया था। जिनका कोई इलाज संभव नहीं है उनके लिए इलाज ये है कि उस बीमारी को उत्पन्न करने वाले जीन को ही वहां से हटा दिया जाए। अब बात करें जो है कार्य प्रणाली क्या है, तो यहाँ पर अक्रियाशील जीन कोशिकाएं होती हैं। लास्ट जीन के क्रियाशील वाले डीएनए को शामिल किया जाता है यहाँ पर। कोशिका का सामान्य रूप से काम करना, बाद में क्या होता है, मतलब क्या पहले होता है, एक जीन कोशिका ली जाती है, फिर यहाँ पर क्रियाशील वाले डीएनए को शामिल किया जाता है, लास्ट में जो है कोशिका क्या करती है, सामान्य रूप से जो है काम करना
शुरू कर देते हैं, मतलब जो है पहले पहचानते हैं कि कौन सी जो है सेल इन्फेक्टेड है या जो है कौन सा जीन खराब है, फिर जो है नया जीन लेकर के आएंगे, संशोधित करेंगे, उसकी जगह इम्प्लांट कर देंगे, कट करके निकाल के, फिर क्या है कुछ समय बाद जो है कार्य प्रणाली जो है उसकी सुचारू रूप से चलती रहती है। तो ये जो है एक तरीके से प्रक्रिया है इसकी। नेक्स्ट है हमारा है कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। कार-टी सेल, कार-टी जो है एक तरीके से पढ़ा होगा आपने, जो है कार-टी सेल थेरेपी, ये स्टार्टिंग में बहुत चर्चा में था। फाइनल यहाँ पे क्या हुआ है, भारत के जो राष्ट्रपति उन्होंने जो है कैंसर के उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, जिसको कार-टी जो है सेल थेरेपी के नाम से जाना जाता है, इसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, नाम की बात करें तो जो है नेक्सकार 19 कार-टी सेल थेरेपी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो हमारा बॉम्बे है उसने विकसित किया है। तो नाम याद रखिएगा इसका, नेक्सकार 19। ठीक है, इसको जो है कार-टी सेल थेरेपी के रूप में जाना जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं इसके थेरेपी के बारे में, तो सेल थेरेपी सेलुलर जो है इम्यूनोथेरेपी इलाज का एक नया प्रकार है। इम्यूनोथेरेपी मतलब जो है इम्यूनिटी को आपको बूस्ट करके आपका इलाज करता है। उपचार के लिए जो है टी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। टी कोशिकाओं को जो है प्रयोगशाला में आनुवांशिक रूप से परिवर्तन किया जाता है ताकि जैसी जरूरत है वैसे तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर पाए। फिर क्या लिखा है इसके बाद, परिवर्तित कोशिकाएं क्या करती हैं, कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें जो है प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया जाता है। जो हमने बनाया है वो क्या करेंगी, वो जाएंगी शरीर के अंदर, जो ऐसी कोशिकाएं जो बीमारी फैला रही हैं उनको जो है नष्ट कर देंगी। अगर ये नष्ट करें इसका मतलब क्या है, ये जो है WBC के फॉर्मेट में होंगी। ठीक है, उन्हीं को जो है लड़ाकू विमान मानते हैं अपनी बॉडी का हम। तो क्या है यहाँ पर देखो लिखा है, टी सेल प्रतिरक्षा श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। जो टी सेल्स होती हैं आप इनको जो है WBC के रूप में जान सकते हो, यही हमारी बॉडी में जाती हैं अधिक शक्तिशाली होकर जो है फिर जो भी बीमारी का कारण होता है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कवक हो, परजीवी हो, जो भी कैंसर कोशिकाएं हैं सबको यहाँ पर क्या करती है, नष्ट करती है उनको पहचान करके। तो ये हमारा है कार-टी सेल थेरेपी। कार-टी सेल थेरेपी मतलब क्या है, तरीके से बाहर से हम जो है एक ताकतवर जो है WBC को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। वो बाद में क्या है, जो भी बीमारी फैला, WBC का काम क्या है, दुश्मन की पहचान करना, उस पर हमला करना और जो उसको नष्ट कर देना। तो यहाँ पर जो इस तरीके से काम किया जाता है। अब बात करें जो टी कोशिकाओं को रोगी के रक्त से ही लिया जाता है। अब जो है टी कोशिकाओं को किसी रोगी के रक्त से ही लिया जा रहा है। तो इसका एक बैक पॉइंट ये हो जाएगा कि इस प्रकार का इलाज जो है एक ही प्रकार के बीमारी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक पर्सन की बॉडी से आपने लिया तो इसका मतलब है जो भी बीमारी उससे थी सिर्फ उसका इलाज कर पाएगी। इसलिए जो है बार बार जो भी बीमारी होगी बार बार आपको बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, इस थेरेपी को जो है लिविंग ड्रग के नाम से जाना जाता है क्योंकि आपकी बॉडी में ही रहता है ये। कार-टी सेल थेरेपी के लाभ क्या हैं, कैंसर का उपचार जो है कम समय पर जो है किया जा सकता है। विशिष्ट प्रकार के कैंसर को हम पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी बीमारी है, कोई भी कैंसर है आपका, आप आइए आपकी बॉडी से जो है वहाँ पर ब्लड लेंगे, उसी से जो है कार-टी सेल बनाएंगे और उसी को आपकी बॉडी में इंजेक्ट करके आपका इलाज कर देंगे। तो कितना भी खतरनाक जो है आपको कैंसर हुआ हो, सबका इलाज यहाँ पर कम समय में जो है रोगी अधिक तेजी से जो है ठीक हो जाता है। अब जब बात करें चुनौतियों को, तो मैंने आपको बताया इसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक बार बनाने के साथ जो है हर बार जो है एक ही व्यक्ति में आप जो है उसी का इस्तेमाल करेंगे। एक तरीके से एक आपने दवा बनाई वो एक ही व्यक्ति के लिए काम करे, दूसरा व्यक्ति अगर बीमार होकर आया है सिमिलर जो है उसको कैंसर है फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देखो किसी एक प्रकार के कैंसर के इलाज जो है के लिए प्रयुक्त होने वाली है, अन्य प्रकार के इलाज में ये सिद्ध नहीं साबित होने वाला है। तंत्रिका तंत्र पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो तंत्रिका तंत्र को जो है यहाँ पे सिग्नल्स जाएंगे कि कोई जो है बाहर से जो है कोई चीज इंजेक्ट हुई है, इससे जो है संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। तो ये कुछ जो है नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो है फायदेमंद तो होने वाला है, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो क्या कर रहेगा ये कैंसर के इलाज के लिए जो है मददगार होने वाला है। फिर हम पढ़ेंगे स्टेम सेल्स के बारे में। स्टेम सेल्स जो है आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं के विभाजन से, इन्हीं की वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स जो है अलग अलग तरीके से विभाजित होते हैं, बनते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये है कि भ्रूण से जो स्टेम सेल कोशिकाएं मिलती हैं सबसे ज्यादा उपयोगी वही होती हैं, लेकिन हमें पता है भ्रूण से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भ्रूण को बाहर निकालना पड़ेगा, एक तरीके से हत्या करनी पड़ेगी। इसलिए अन्य यहाँ पर वैकल्पिक स्रोत भी है जहाँ से आप स्टेम सेल जो है ले सकते हैं। हाल ही में पहली बार टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित महिला का उपचार जो है रिप्रोग्राम्ड
स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से किया गया, इसके लिए उस महिला के शरीर से ली गई कोशिकाओं का ही उपयोग किया गया। देखो यहाँ पर भी क्या है, उसी महिला की बॉडी से लिया गया। अब डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज होता है जिसमें आपका इंसुलिन जो है वो बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो है ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। देखो अगर आपको पता नहीं है तो ब्लड शुगर जब बढ़ता है तो होता क्या है, आपकी बॉडी में बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती हैं। तो इसलिए जो है जो लोग भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, ताकि इंसुलिन जो है समय पर जो है बॉडी में मिलता रहे। फिर क्या लिखा है, प्रमुख बिंदु जो है, इस उपचार को ओलोजेनिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण जो है किया गया है। इसमें रोगी के अलावा किसी और के स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उपचार के लिए जो है कुछ चीजें उसकी बॉडी से ली गई है, कुछ बाहर से भी ली गई हैं। ओलोजेनिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण जो है प्रकार की स्टेम सेल थेरेपी है। प्रत्यारोपण है, एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह हमने इम्प्लांट की है। टाइप 1 डायबिटीज में अग्नाशय में क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय में इंसुलिन बनाने वाली आइलेट्स कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है। तो जो है टाइप 1 डायबिटीज में क्या है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। टाइप 2 में जो है इंसुलिन बनता तो है, लेकिन जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनता है, इसलिए जो है यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर भी जो है इंसुलिन की जरूरत होती है। अब बात करें जो है स्टेम सेल के बारे में कि स्टेम सेल क्या होता है, तो स्टेम सेल क्या है, आपका अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होते हैं। स्टेम सेल से जो है आप क्या कर सकते हो, स्टेम सेल से जैसे किसी का हाथ जो है, जहां तक मैंने पढ़ा है, हाथ है या कोई बॉडी पार्ट आपका जो है कहीं पर विकास रुक गया है, तो स्टेम सेल कोशिकाओं के मदद से जो है आप उस बॉडी पार्ट को फिर से जनरेट कर सकते हो। स्टेम सेल कोशिकाएं होती यही इसीलिए है क्योंकि वो सारे बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करने में जो है सक्षम होती हैं। देखिए लिखा है, स्टेम सेल कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम होती है, विशेष रूप से मानव कोशिकाएं जो भी होती है। ऐसा करने में सक्षम बनाने वाले 2 अद्वितीय गुण हैं, इसमें कौन कौन से हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए बार बार विभाजित होना, बार बार विभाजित होती है, जिसकी वजह से जो है नई कोशिकाएं यहाँ पर बनती रहती है। ठीक है, इस प्रकार के स्टेम सेल विकसित होकर क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए। अब जो है, अब एक ही मतलब मान लीजिए कि बॉडी में जो है 100 कोशिकाएं हैं, 100 में से जो है 4 मर गई, अब बची है 96। अब अगर नई विभाजित होकर नहीं बनेंगी तो बॉडी में क्या होगा, कोशिकाओं की कमी होना शुरू हो जाएगी। और वृद्धावस्था में यही होता है, जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं ना, तो कोशिकाएं जो है कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कोशिकाओं का विभाजन जो है शुरू हो जाता है, विभाजन जो है बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी आपकी कम होने लग जाती है। इस प्रकार स्टेम सेल विकसित होकर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई विशेष कोशिकाओं की जगह ले लेती हैं। विभाजित होने पर ये शरीर को बनाने वाली अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। जैसे इसका सबसे आसान सा उदाहरण ये है कि जब आपका अगर ब्रेकअप हो जाए, मतलब जिसके साथ आप बातचीत कर रहे थे, आपकी बातचीत वहां खराब हो गई, अब अगर जो है वो चला जाए और उसकी जगह कोई नया आपसे बातचीत करने वाला ना हो, तो आप तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, अवसाद के जो है शिकार हो जाएंगे। इसलिए क्या जरूरी है कि कोई नया आए और आपसे बातचीत करे, आपका जो है मन या जो आपका माइंड है पुरानी चीजों से डाइवर्ट हो। ऐसे यहाँ पर है, स्टेम सेल कोशिकाएं क्या करती हैं, जितनी भी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जो नष्ट हो गई हैं, अब बॉडी से गायब हो गई हैं, अब उनकी कमी महसूस हो रही है, तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए जो है यहाँ पर स्टेम सेल कोशिकाएं अपने आप में विभाजन करती रहती हैं और नई नई कोशिकाओं का जो है यहाँ पर निर्माण करती रहती है, ताकि हमारी बॉडी, हमारा जीवन जो है सुचारू रूप से चलता रहता है। प्रमुख स्रोत क्या है, भ्रूण और वयस्क ऊतक दोनों में ही आपको जो है स्टेम कोशिकाएं मिल जाएंगी। लेकिन होता यह है कि जो भ्रूण में मिलती है उससे आप जो है बॉडी के किसी भी कोशिका का निर्माण कर सकते हो, और जितना आप वयस्क अवस्था की ओर जाओगे उनसे मिलने वाली स्टेम सेल्स ऐसी होंगी जिनसे लिमिटेड होगा कि भाई इससे बस यही वाली कोशिका बनेगी। अब आपको जरूरत है किसी दूसरी कोशिका की, तो आपको थोड़ा वहां पे देखना पड़ेगा। तो ये लिमिटेशंस हैं जो है भ्रूण वाली और वयस्क वाली में। अब बात करें तो अलग अलग प्रकार की है। पहला हमारा है टोटिपोटेंट, ये सभी 3 सभी 3 एम्ब्रियोनिक जर्म परत बना सकती हैं। इसके अलावा निर्विवाद रूप से ज्ञात एकमात्र टोटिपोटेंट कोशिका जो है युग्मनज है, मात्र यही है। दूसरा हमारा है प्लूरिपोटेंट में सभी 3 जो है एम्ब्रियोनिक जर्म परतों से बहुवंश क्रम निर्मित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए जो एम्ब्रियोनिक
स्टेम कोशिकाएं। तो ये कुछ हद तक ठीक है, ठीक है। लास्ट में हमारा है ये, सॉरी लास्ट में ये तीसरा है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट क्या बोला है, आमतौर पर एक ही एम्ब्रियोनिक जन्म परत से कम 2 अलग अलग वंश क्रम निर्मित कर पाएंगे। तो थोड़ी सी लिमिट्स हो गई है, यहाँ पर एक ही जन्म परत है, उसके अलावा कि सिर्फ और जो है मैक्सिमम जो है 2 वंश क्रम यहाँ पर निर्मित कर सकती हैं। और जो है यूनिपोटेंट में आ जाए तो इसकी क्षमता और भी कम हो जाती है, केवल एक प्रकार की ही कोशिका निर्मित कर सकती है ये। अगर किसी की बॉडी में किसी एक प्रकार की कोशिका को निर्मित करना है तो यूनिपोटेंट प्रकार की जो है स्टेम सेल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर आर्गन ऑन चिप। आर्गन ऑन चिप एक तरीके से ऐसी चिप है जिस पर जो है आपकी कुछ कोशिकाएं रखी जाएंगी, उसका 3D मतलब होता है, देखते हो ना आपकी 3D जो चीजें बनाई जाती हैं, क्या होता है, आपने इमेज सेट कर दी, कुछ मटेरियल थोड़ा सा रखा, फिर वो बना देगा जैसा आपने इमेज सेट किया था। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के काम होगा। आर्गन ऑन चिप तकनीकी जिसको बोलते हैं बायो E36 पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के दायरे को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है। कैसे जो है, तो ये जो OOC है एक माइक्रो स्केल सिस्टम है जिसका उपयोग मानव शरीर की स्थितियों को नकल करने के लिए किया गया है। तो जैसे आप 3D डायग्राम बनाते हो या जो हमारा 3D प्रिंटर होता है उससे बाहर चीजें निकलती है ना बन करके, तो उसी प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हो आप। अब आपको ब्रेन बनाना है तो ब्रेन की कुछ सेल्स वगैरह आपने जो है कलेक्ट की, इसके अंदर रखी, वो क्या करेगा, ब्रेन पूरा जो है वहां पर जनरेट कर देगा, जैसा हमारा ब्रेन है वैसा ही बनाएगा। तो उससे क्या होगा, हमें शोध करने में और जो है रिसर्च करने में आसानी हो जाएगी। तो जो भी जीव जंतुओं को मारा जाता था, चूहे सूअर जो है, इन पर जो है रिसर्च की जाती थी, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो ऑलरेडी जो है ये बना सकते हैं। क्योंकि हम चूहों पर और सूअरों पर जो है इस्तेमाल इसलिए करते थे, रिसर्च इसलिए करते थे, क्योंकि मानव का इस्तेमाल वहां पर नहीं कर पाएंगे हम। तो अब क्या करेंगे, इस तकनीकी के माध्यम से आप किसी भी बॉडी पार्ट को जो है 3D जो है मशीन्स के माध्यम से बनाकर जो है उनकी रिसर्च वगैरह कर पाएंगे। देखो, मानव अनुरूप 3D कल्चर मॉडल में से एक है जिसे न्यू अप्रोच मेथड्स भी कहा जाता है। इसमें होता है कि एक ही प्रयास में मानव अंगों और बीमारियों की संरचना को पुनः यहाँ पर बनाने की सुविधा दी गई है। यहाँ पर है चैनल्स हैं, चैम्बर्स हैं और यहाँ पर मेम्ब्रेन्स हैं आदि का उपयोग करके जो आप जैसे भी रिसर्च करना चाहते हो, जिस भी अंग के बारे में आप यहाँ पर कर सकते हो। तो हमारी रिसर्च जो चीजें चल रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसको जो है यहाँ पर हम बेहतर कर पाएंगे। आर्गन ऑन चिप तकनीकी कैसे काम करती है, तो कोशिकाओं को जो है यहाँ पर चिप पे रखा जाता है 3D संरचनाओं में विकसित करने के लिए, ठीक है। मानव के वास्तविक जो भी हमारे ऊतक है वैसे ही बना दिए जाते हैं। द्रव्य के प्रवाह को जो है सूक्ष्म जो हमारे चैनल्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। रक्त प्रवाह, ऑक्सीजन के परिवहन, पोषक तत्वों के यहाँ पर जो है परिवहन आदि का अनुकरण किया जाता है। फिर बाद में जो है जैसे भी हमें बॉडी पार्ट्स चाहिए, जैसे हमारे फेफड़े हो गए, हृदय हो गए, इनके लघु मॉडल्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे मिनी पार्ट्स बनाए जाते हैं। अब रिसर्च करने के लिए जरूरी है, जरूर थोड़ा ना कि कोई बहुत बड़ा ही पार्ट बनाओ, लघु मॉडल्स भी अगर अवेलेबल है वो भी हमारे लिए जो है बहुत मददगार साबित होते हैं। अब बात करें इससे लाभ क्या होगा, तो प्रिसीजन मेडिसिन हम बना सकते हैं। ये क्या होती है, परीक्षण कर सकते हैं कि कोई दवा जो है किसी व्यक्ति या समूह को कैसे प्रभावित करेगी। उसके अलावा जो है सिमुलेशन हम कर सकते हैं। इस मॉडल से अंगों की संरचना और कार्य की हमें जो है बेहतर जानकारी मिल पाएगी सटीकता से। जटिल अंग अंतःक्रिया जो है, इसमें बहुत जो हमारे जटिल अंग हैं, बॉडी पार्ट्स जो है उनको हम बेहतर समझ पाएंगे, एक साथ जोड़ सकती हैं सारी चीजें। जो है जीवों पर परीक्षण का जो एक नैतिक विकल्प हमारा है, जीवों पर परीक्षण जब हम करते हैं तो बहुत सारे जो है एनिमल वेलफेयर्स वाले और जो है एनिमल राइट्स वाले और भी बहुत सारे लोग जो है इस बात का विरोध करते हैं कि लोगों को जो है या जो साइंटिस्ट है उनको जो है जीवों पर जो है कोई भी यहाँ पर रिसर्च वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत क्रूरता होती है वहां पर। तो इसका एक अल्टरनेटिव हम इसको मान सकते हैं। हमारा अगर बात करें चिप प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उठाए गए कदम क्या क्या है, तो न्यू ड्रग यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल नियम 2019 का आया था, उसमें जो है चीजें थोड़ी बहुत चली। उसके बाद जो है जीनोम इंडिया परियोजना लाया गया, तो इसमें बोला गया कि 10,000 जीनोम का डेटाबेस सुरक्षित किया गया। जो भी जो है साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिनोम इंडिया परियोजना भी लाई गई थी। इसमें था कि CSIR द्वारा प्रिसीजन मेडिसिन मैंने आपको बताया था अभी क्या था, शोधकर्ता ये परीक्षण कर सकते हैं कि कोई दवा किसी व्यक्ति की या समूह पर जो है कैसे असर डालती है। तो इसमें क्या है, CSIR द्वारा
प्रिसिजन मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय आबादी के अनुरूप जो है हम यहाँ पर व्यापक फेनोम डेटाबेस तैयार करना शुरू किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें जो होता है क्या, रंग, आकार, गुण आदि का जो है डेटा सेट किया जाता है कि किसी व्यक्ति को जो है कैसे और किस प्रकार जो है ये प्रभावित करने वाला है। अब बात करें जो है काइमेरोइड्स क्या होता है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, पहली बार जो है 3D ब्रेन मॉडल को जो है सफलतापूर्वक विकसित किया है, जिसका नाम क्या रखा है, काइमेरोइड्स। ओके, विभिन्न व्यक्तियों से ली गई स्टेम सेल कोशिकाओं का उपयोग करके विकसित किया गया है। अब एक ही प्रकार की कोशिका तो होती नहीं, हमारे ब्रेन में बहुत सारी चीजें जो है साथ में जुड़ी होती है, तो बहुत सारे लोगों की बॉडी से स्टेम सेल कोशिकाएं ली गई और फाइनल जो है यहाँ पर 3D में बनाया गया है ह्यूमन ब्रेन। लाभ क्या है, पारंपरिक जो 2D हमारे कोशिका मॉडल्स होते हैं, खासकर पशु मॉडल जो है लैब में इस्तेमाल होने वाले चूहे की तुलना में ये मानव मस्तिष्क की जैविक क्रिया को अधिक सटीकता से बताता है। तो पहले क्या करते थे कि ह्यूमन ब्रेन को समझना है, उसके लिए चूहों पर रिसर्च चल रही है या सुअरों पर रिसर्च चल रही है, तो इससे क्या होगा, इन सब पर जो है चीजें नहीं चलेंगी, उसके साथ ही हमें जो है ज्यादा गहराई से सटीकता से सारी जानकारी मिलेगी। अगला हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या बोलते हैं, एनर्जी हाउस बोलते हैं बॉडी का हमारा। तो इससे संबंधित बीमारियां पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है पहले देख लेते हैं। शोधकर्ताओं ने पार्किंसंस रोग के उपचार के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डायनेमिक्स का अध्ययन किया है। तो पार्किंसंस रोग क्या होता है, एक तरीके से ब्रेन की डिसीज है, ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पर, पार्किंसंस रोग जो है मस्तिष्क की कोशिकाओं की मृत्यु के कारण होता है। उसमें होता क्या है आपका न्यूरो डिजेनरेटिव जो है यहाँ पर रोग है। आपको थोड़ी सी याददाश्त वगैरह या मतलब ब्रेन से संबंधित चीजें जो भी है यहाँ पर जो है अफेक्ट हो जाती हैं। ओके, शोधकर्ताओं ने पाया है कि ये डायनेमिक जो है रिलेटेड प्रोटीन हमारा है DRP1 की गतिविधि को नियंत्रित करने से माइटोकॉन्ड्रियल कार्यप्रणाली को बहाल किया जा सकता है। इस विधि से पार्किंसंस रोग का उपचार संभव है। जो सेल्स यहाँ पर डेड हो रही हैं उनको जो हम कंट्रोल कर पाएंगे, उनको जो है समय पर जो है ठीक भी कर पाएंगे। तो प्रोटीन कोशिकाओं में क्या करता है, प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये छोटे आकार में विभाजित हो जाती हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आसानी से गतिशील हो जाती हैं और उनके कार्यों को नियंत्रित भी करती हैं। अब बात करें अगर जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग है, जिसको जो हम क्या जानते हैं, जिसको हम जो है अपना एनर्जी हाउस के रूप में जानते हैं, क्योंकि क्या करता है ATP यानी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोशिका की अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न कौन करता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। ऊर्जा उत्पादन का काम है इसका। उसके अलावा जो है अनुवांशिक सामग्री के रूप में भी ये काम करता है, ठीक है। गोलाकार DNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA या mDNA या RNA या राइबोसोम्स प्रोटीन में संश्लेषण के लिए जो घटक मौजूद होता है वो कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। mtDNA में जो है अनुवांशिक विकास क्रम का पता लगाने के लिए जो है यही उपयोगी होता है। इसके अलावा जो है संतान को माता से, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कभी बच्चे को जो है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कोई बीमारी हो रही है, इसका मतलब वो बीमारी उसकी माता में है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल जो डिसीज होती है ये सिर्फ और सिर्फ माता से ही बच्चों में ट्रांसफर होती है, पिता में ये प्रकार की बीमारियां नहीं होती। देखो लिखा है mtDNA संतान को माता से ही विरासत में मिलता है। इस तरह से ये रोग माता से ही आनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है। तो इन फ्यूचर जो है कभी भी ऐसी कोई बीमारी आए जहां पर लिखा हो कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो है माता से ही जो है बच्चे में होगा। नेक्स्ट हमारा है माइटोजीनोम क्या है, दक्षिण अफ्रीका में जो है तेंदुओं के माइटोजीनोम का एक जो है हालिया अध्ययन किया गया है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उत्पत्ति कैसे, तेंदुओं की उत्पत्ति जो है कैसे हुई थी, ठीक है। इसको जानने के लिए यहाँ पर किया गया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाया जाने वाला एक छोटा सा गोलाकार गुणसूत्र है या क्रोमोसोम है। न्यूक्लियर जीनोम के समान ये जो है जीनोम द्विकुंडलीकृत जो है निर्मित पूरी तरीके से जो है मात्रक प्रकृति के हैं,
ठीक है, आपको याद रखना इतना। अब बाकी अगर हम बात करें, माता पिता दोनों से समान रूप से विरासत में मिलता है। भले ही हमने पढ़ा अभी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो है माता और पिता दोनों से ही बच्चे में ट्रांसफर होता है। क्योंकि इसके पहले हमने क्या देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित बीमारी अगर होती है तो वो कहाँ से कहाँ होती है, ज्यादातर माता से ही बच्चों में फैलती है। नेक्स्ट हमारा है एकीकृत जीनोमिक चिप। यहाँ पर जीनोमिक चिप मतलब है कि हम समझ पाए कि हमारे यहाँ पर जो है जो दुधारू जानवर हैं उनकी नस्ल कैसी है, कैसे उनका दुग्ध उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी नस्ल को हम ठीक कर सकते हैं अगर कोई बीमारी फैल रही है। मतलब सब चीजें जो है यहाँ पर जानवरों से संबंधित होने वाली हैं। तो प्रधानमंत्री ने भारत में पशुधन के लाभ के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और नेक्स्ट और भी एक और चीज यहाँ पर है, स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रौद्योगिकी लॉन्च किया है। तो इन दोनों को हम समझेंगे कि क्या क्या होती है, कैसे ये काम करती है। तो बात करें अगर एकीकृत जो है जीनोमिक्स चिप के बारे में, तो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज चिप होते हैं। ये भारतीय मवेशी की नस्ल को जो है जीनोमिक्स प्रोफाइलिंग और मूल्यांकन के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि हम जो है हमारे यहाँ जो भी मवेशी है उनकी जो है उनका अध्ययन कर पाए, सारी जानकारी हमारे पास यहाँ पर ली जा सके। देश में जो है दुग्ध उत्पादन हम बढ़ा पाएंगे, जो भी समस्याएं हैं उनको जो है हम यहाँ पर शॉर्ट कर पाएंगे। क्योंकि अनुवांशिक सुधार के लिए जो है जो भी डीएनए तकनीकी है वहां पर सीधे उपयोग हम कर पाएंगे। अब बात करें जो है चिप के प्रकार कौन कौन से हैं, तो गौ चिप जो है गाय में लगाई गई है, महिष चिप जो है भैंसों में लगाई गई है। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के तहत जो है कार्यरत किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना है, इतना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना याद रहेगा तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नेक्स्ट अगर देखें जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज जो है, ये क्या होता है, एसएनपी क्या होता है, जिसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यही चिप जो है लगाई जाने वाली है। तो डीएनए अनुक्रम में भिन्नता को संदर्भित करता है। डीएनए है, ठीक है, अलग अलग एक ही डीएनए है, लेकिन क्या है यहाँ पर अलग चीजें दिख रही हैं, जिसमें क्या होता है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड और रेफरेंस अनुक्रम से जो है यहाँ पर भिन्न होता है। एसएनपी में डीएनए के एक विशेष हिस्से में न्यूक्लियोटाइड गुआनिन की जगह जो है न्यूक्लियोटाइड जो है थायमिन होता है। ठीक है, जहां पर गुआनिन होना चाहिए वहां पर थायमिन होता है। तो थोड़ा सा जो सीक्वेंस है यहाँ पर जो है हमें बदला हुआ दिखाई देता है, जिससे क्या होता है आनुवांशिक विभिन्नताओं या भिन्नताओं का सबसे सामान्य प्रकार है ये। आमतौर पर इसका उपयोग जो है शोध अध्ययनों में और आनुवांशिक जो है परीक्षण या कंपनियों द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रौद्योगिकी के बारे में। तो ये क्या होता है, सीमेन ऐसा प्रकार का सीमेन है जिसको इंजेक्ट करके जो है कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है जानवरों का, और इसमें ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है फीमेल्स ही यहाँ पर बच्चे निकलेंगे, जैसे 90% तक यहाँ पर है, देखो लिखा है सेक्स सॉर्टेड सीमेन जेंडर सिलेक्टेड सीमेन होता है। ठीक है, जेंडर सिलेक्टेड सीमेन है जिसका उपयोग मवेशियों और भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जाता है। 90% से अधिक सटीकता है कि यहाँ पर जो है मादा के जन्म को ही सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि मादा से ही फायदा है, मवेशियों में तो मादा से ही फायदा है यहाँ पर ना, क्योंकि दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा यहाँ पर। इसके पहले जो हमारे पास नॉर्मल था, नॉर्मल मतलब जो अगर नॉर्मल जो है गर्भाधान होता है प्राकृतिक रूप से, वहां पर 50-50 चांसेस होते हैं कि मादा भी हो सकती है और नर भी हो सकता है, लेकिन हमने जो पढ़ा अभी उसमें 90% चांसेस है। साथ में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत जो है एनडीडीबी ने सेक्स सॉर्टेड सीमेन की स्वदेशी तकनीकी यहाँ पर विकसित की है, जो कि अलग अलग स्तरों पर जो है काम कर रही है। नेक्स्ट हमारा है नीति, जिसे बनाएंगे अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। मतलब जो है जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है हमें, अर्थव्यवस्था में, मतलब जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हमें बढ़ानी है, पर्यावरण के लिए भी सही हो, कोई नुकसान ना हो, इसके अलावा जो है रोजगार भी इसे बढ़ाने हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फोस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है बायो E3 को जो है मंजूरी दे दी है। एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट और जो है क्या था, इकोनॉमी,
ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट और इकोनॉमी E3 है, बायो E3 जो है इसी का नाम जो है यहाँ पर रखा गया है। सारे क्षेत्रों में जो है लाभ पहुंचाने के लिए इसका उद्देश्य है। तो बात करें तो उद्देश्य क्या है, बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया जो भी हो हमारे यहाँ पर हो रही है उसको हम बढ़ा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है हम रोजगार दे पाएँ, उत्पादन जो है ज़्यादा हो, सटीकता से हो, साथ में नियंत्रण में हो कि कोई भी जो है पर्यावरणीय नुकसान ना हो। अब कार्यान्वयन की बात करें कौन करने वाला है, तो हमारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है इस नीति का कार्यान्वयन करने वाला है। प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य यही है कि 2030 तक जो है 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हम जो है जैव अर्थव्यवस्था स्थापित करें या बायो इकोनॉमी जो है हम यहाँ पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा 2030 तक जो है 300 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, याद रखना है जैव अर्थव्यवस्था क्या होती है, बायो इकोनॉमी क्या होती है, जैविक संसाधनों का उत्पादन, उपयोग और संरक्षण सहित जो है संभावित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को शामिल करते हुए जो सभी आर्थिक हमें लाभ होते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर जो है जैव अर्थव्यवस्था। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करें जो है इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, मतलब जो है क्या होगा इससे, तो हमने देखा कि एक तरीके से नए प्रकार के रोजगार जनरेट होंगे। इस नीति से सभी विषयगत क्षेत्रों में क्या होगा, अनुसंधान एवं विकास के लिए नवाचार आधारित जो है समर्थन प्राप्त होगा, संवर्धन भी होगा। क्षेत्रों के अंतर्गत जो है अनुसंधान और व्यवहारिक अनुप्रयोग को साकार करने वाली जो है गतिविधियों को जो है यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा। जैव कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे आपने अभी तक क्या पढ़ा था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यहाँ पर है जैव कृत्रिम बुद्धिमत्ता को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। साथ में जो है बायो मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाया जाएगा। देखो बॉडी के बहुत सारे चीजें ऐसे हैं, फंक्शंस ऐसे हैं जैसे आपने आर्टिफिशियल पेस मेकर पढ़ा होगा या अन्य प्रकार के बॉडी पार्ट्स जो जिनको आर्टिफिशियली जो है बाहर बनाया जा रहा है, जो कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं जो है काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे और बेहतर तरीके से मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, पर्यावरण के लिए अच्छे भी हो, साथ में जो है अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पर आगे ले जा पाए। अब बात करें विषयगत क्षेत्र कौन से होने वाले हैं, यहाँ पर जैव आधारित रसायन और एंजाइम्स हैं वो भी सम्मिलित है। यहाँ पर उपयोगी जो है खाद्य पदार्थ हो गए, स्मार्ट प्रोटीन्स हो गई, वो भी सम्मिलित हैं। यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट है प्रेसिजन जैव चिकित्सा विज्ञान सम्मिलित किया गया है। जलवायु अनुकूल कृषि होने वाली है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन को भी सम्मिलित किया गया है। भविष्य के समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान भी यहाँ पर जो है सम्मिलित होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और जो है उद्यमिता विकास, बायो राइड जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो, योजना जितने भी हैं। देखो योजना आदि नाम से समझ में आया था, क्या लिखा है जैव प्रौद्योगिकी, तो जैव प्रौद्योगिकी संबंधित होने वाला है। अनुसंधान करेंगे हम, इसमें नवाचार भी करेंगे और उद्यमिता को भी बढ़ाएंगे, मतलब ऐसा हमें जो है रिसर्च डेवलपमेंट करना है जिसके माध्यम से जो है हम उद्यमिता को बढ़ावा दे पाए। अब उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार जनरेट होंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो कुल मिलाकर जो है आर्थिक विकास करना चाहते हैं हम यहाँ पर साइंस का इस्तेमाल करके। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्ट किया है, इसको याद रखना है। नोडल मंत्रालय हमारा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस योजना के प्रमुख 3 घटक यहाँ पर रहने वाले हैं। 2 मौजूदा योजनाओं को शामिल करते हुए एक नए तीसरे घटक को भी यहाँ पर जोड़ा गया है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास, जो 3 चीजें हैं यहाँ पर सम्मिलित हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं जो है बायो फाउंड्री, B&B जिसको बोलते हैं। इस नए घटक का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन के अनुरूप चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को साकार करना। मतलब हमें ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी है जो ऐसा ना हो कि आपने एक बार सेटअप किया, इस्तेमाल किया और जो है वो ठप हो गई, वो कंटिन्यूअसली जो है चलती रहे, कहीं पर भी रुके ना। अब नेक्स्ट हमारा है एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत। क्या है, शोधकर्ताओं ने क्या किया है, नेको अंगक के एक प्रकार की खोज की है, इसे जो है नाइट्रोप्लास्ट नाम दिया है। तो क्या है, नेको अंगक है, एक प्रकार का जीव है, ऑर्गेनेल है ये, ठीक है, कि एक प्रकार की यहाँ पे खोज की है जिसका नाम क्या रखा है, नाइट्रोप्लास्ट। अब ये क्या होता है, बारूडोस्फेरा बिगेलोवी नामक समुद्री जीव से खोजा गया है। यह शैवाल क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान देता है।
आपने जो है अगर साइंस में पढ़ा होगा तो यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है, आप इसको आर्टिफिशियली नहीं कर सकते हो, यही पढ़ा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसी खोज की गई है जो कि आर्टिफिशियली या जो है कृत्रिम रूप से भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कर सकता है। प्रमुख क्या है चीजें, विश्वास किया जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण केवल जीवाणुओं या फिर जो है आर्किया या जो आधे जीवाणुओं के माध्यम से हो सकता है, जो कि पर्यावरण में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप जो है आर्टिफिशियल कोई चीज यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। हालांकि जो ये चीज हमने खोजी है बारोडोस्फेरा बिगेलोवी, पहला ज्ञात यूकैरियोटिक जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है यहाँ पर प्रक्रिया को सफल तरीके से कर सकता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक जैविक प्रक्रिया है। इससे होता क्या है, नाइट्रोजन गैस को जो है कोशिकाओं की वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया था। अगर जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण ना हो तो जो भी फसलें वगैरह हैं, जो भी चीजें हमारी है वो जो है बढ़ेंगी नहीं, छोटी ही रह जाएंगी। इसमें क्या होता है, एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत में रुचि उत्पन्न हुई है। अब जो ये क्या होती है, अगर बात करें इस सिद्धांत के अनुसार जो है यूकैरियोटिक्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जैसे कुछ कोशिकांग जो है स्वच्छंद प्रोकैरियोटिक रूप से विकसित, मतलब क्या है तो यूकैरियोटिक ही हमारे बॉडी के पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि वो प्रोकैरियोटिक जैसा बिहेव कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक झिल्लीबद्ध केंद्रक होता है जो आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है, किस पे, यूकैरियोटिक पे, ठीक है। लेकिन हमें पता है प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा तरीके से आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक जानकारी है, एक जगह नहीं होती है, वो बाहर भी होती है, इसलिए जो दोनों अलग होते हैं। कुछ जीव क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को निगल जाते हैं। कोई यूकैरियोटिक था, उसने प्रोकैरियोटिक कोशिका को निगल लिया, अब उसकी बॉडी में गया, वो खत्म नहीं हुआ। खत्म ना होने की जगह उसने क्या किया, सहजीविता कर ली, उसके साथ अंदर ही अंदर संबंध विकसित कर लिया। तो इसमें क्या हो गया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच जो डिफरेंस है वो दोनों चीजें उसमें दिखाई दे रही हैं, और इसी प्रकार की प्रक्रिया जो है इसमें भी हमें दिखाई देती है। अब बात करें जो है बोल्बाचिया बैक्टीरिया। बोल्बाचिया बैक्टीरिया क्या है, तो यूकैरियोटिक जो है बोल्बाचिया बैक्टीरिया ने इनकॉर्सिया फॉर्मेसा नामक ततैया, एक ततैया है जो है, और इस बैक्टीरिया ने क्या किया है, इसको इतना प्रभावित कर दिया है कि इनमें क्या किया जा रहा है, नर जो होते हैं उन बच्चों का जन्म ही नहीं हो रहा है, सारे मादा ही मादा जन्म ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया है मादा से ही फैलता है। तो इसका तो लक्ष्य यही, जितने ज्यादा मादा होंगे उतना ज्यादा हमारा परिवार बढ़ेगा। देखो लिखा है, नामक ततैया में कुछ इस तरह से परिवर्तन कर दिया है कि उनमें केवल मादाओं को ही जन्म दिया है, नर की संख्या में कमी आ गई है। ये आमतौर पर जो है नेमाटोड और आर्थ्रोपोडा, खासकर जो है कीड़ों में पाया जाने वाला एक प्रकार से जो है बैक्टीरिया है। इसमें कुछ जीवों ने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से यहाँ पर हाँ, तो ये बैक्टीरिया कीड़ों में, अंडों में पाया जाता है, परंतु अनेक शुक्राणु में, देखो सिर्फ और सिर्फ जो है अंडों में पाया जा रहा है, शुक्राणु में नहीं पाया जाता। इसका मतलब जो है सिर्फ मादा से ही संक्रमित होता है, मादा से ही फैलता है। अब इन्होंने क्या किया है, ऐसी तकनीकी, मतलब बैक्टीरिया जो है उन्होंने ऐसी जो है सिस्टम सेट कर लिया जिसके माध्यम से वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और वो बेचारे ततैया को क्या हो रहा है, उसमें जो है नर जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। अब जब नर खत्म हो जाएंगे, मान लीजिए सैचुरेशन के स्टेट में पहुंच गया, 100 मादा है। अब जब 100 मादा है, अब नर नहीं है तो निषेचन नहीं होगा, इन्हीं अगर उनमें से 20 मर गई तो 80 बचेंगी, फिर 60 बचेंगी, एक दिन क्या होगा, ये सारे ही खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मच्छरों को भी खत्म कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ यहाँ पे, परिणाम स्वरूप बोल्बाचिया ने अपने होस्ट कीड़ों में परिवर्तन करने की क्षमता विकसित कर ली है। कीड़े नर की तुलना में अधिक मादा संतति जन्म ले रहे हैं। संभावित उपयोग क्या है, तो हम जो है इस प्रकार का उपयोग करके जो भी मच्छर जो है बीमारियां फैला रहे हैं उनको अगर टारगेट करें, कुछ टाइम बाद क्या जैसे होता क्या है कि मच्छरों की संख्या जो है बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है लोग काटते हैं, फिर लोग बीमार पड़ते हैं। अगर इसका उपयोग करके हम क्या करें, मच्छरों की जनसंख्या को सारा मादा में परिवर्तित कर देते, कुछ समय बाद क्या होगा, जितनी भी मादा है मरेंगी ना, वो सारी संख्या जो है खत्म हो जाएगी। तो इससे हम जो इस प्रकार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम और बात करें इसके बारे में, इतना ही पॉइंट्स है बस, उसमें इतना ही याद रखिएगा, बाकी आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है हैफलिक लिमिट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। हैफलिक लिमिट के बारे में यहाँ पर हमें देखना है। जैसे शुरू में आपको बताया था मैंने, क्या होता है
हम जब एज्ड होते हैं, जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, तो हमारे बॉडी की जो कोशिकाएं होती है उसमें विभाजन बंद हो जाता है। मतलब जो है नई प्रकार की कोशिकाएं बनना बंद हो जाती हैं। इसीलिए तो यहाँ पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। ये सारे जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो इसकी खोज की थी लियोनार्ड जो है हेफलिक द्वारा का निधन हो गया है, जिन्होंने जो है हेफलिक लिमिट की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसे बुढ़ापे की समझ को जो है मौलिकता में बदला था। मतलब हमें समझ में आया था कि बुढ़ापा कैसे आता है। कई बार आप सोचते होंगे ना कि कोई बच्चा यंग है, बड़ा हुआ कैसे वो बूढ़ा हो जाता है। तो उसमें जो कोशिकाएं विभाजन, देखो छोटा बच्चा है, कोशिका विभाजन बहुत तेजी से हो रहा है उसकी बॉडी में, जिससे उसके बॉडी में जो है कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, अंगों का निर्माण हो रहा है, वो उसके साइज में भी बढ़ोतरी हो रही है। एक स्टेज के बाद क्या होता है, उसमें कोशिका विभाजन कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही कम होना शुरू हो जाता है उसके बाद हाइट वेट सब, मतलब वेट तो नहीं, सॉरी, हाइट वाइट जो भी हमारी चीजें हैं, हाथ पैर का विकास जो है, बाल नाखून सब विकसित ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके बाद नहीं होते हैं, नए फॉर्मेट में नहीं होते हैं। उसके बाद उनकी संख्या जो है कम होती जाती है। तो हमारे बॉडी पार्ट्स में वैसे ही बदलाव जो है हमें देखने को मिलते हैं। अधिकतम संख्या बताई जाती है इसमें, जितनी बार किसी कोशिका को या कोशिका की आबादी को विभाजित किया जा सकता है। तो ये जो स्प्लिट है ना, यही बता रहा है। ओके, यह तब तक विभाजित होती है जब तक कि कोशिका चक्र अवरोध तक नहीं पहुंच जाता। तो हर एक कोशिका का जो है एक चक्र होता है, जो यहाँ पे बताता है कि कोई कोशिका कितनी बार विभाजित होगी। जब जो है स्ट्रीम पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो है इनकी कोशिका जो है विभाजित होना बंद हो जाती है। निर्भर किस पर करता है? निर्भर करता है गुणसूत्रीय टेलोमेयर की लंबाई पर, कि जितना यहाँ गुणसूत्रीय टेलोमेयर की लंबाई है तभी तक विभाजन होगा। जब इसकी लंबाई खत्म तो विभाजन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका विभाजन के साथ घटती जाती है, जिसके बाद क्या होता है, पुनरावृत्ति जो वाला क्षेत्र है वो कम हो जाता है, नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं, जिसकी वजह से ही लोग बुढ़ापे का शिकार होते हैं, या कह दीजिए बूढ़े हो जाते हैं। मनुष्यों के लिए जो है हेक्लिफ लिमिट जो है, बात करें हेफलिक लिमिट कितनी है, लगभग 125 वर्ष है। 125 वर्ष तक जो है हेफलिक लिमिट यहाँ पर रखी गई है। इसलिए देखा होगा आपने जो है, शायद कई लोग जो है जीवित रहते हैं कब तक, 125 वर्ष तक मैक्सिमम। इससे ज्यादा तो मैंने भी नहीं देखा है। अगर आपने देखा हो, कोई व्यक्ति रहा हो 125 ज्यादा, तो आप उसे कमेंट में नाम बताइएगा। तो ये रहा हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित सारी जो है हमने चीजें यहाँ पे पढ़ ली। ये सेगमेंट हमारा यहीं पे कवर होता है। बहुत सारी चीजें थी इसमें, हमने 1 बाय 1 कवर किया है। और कुछ अगर जिन आपने जो है साइंस टेक नहीं पढ़ा है, खासकर ये वाला इलाका नहीं कवर किया है आपके फाउंडेशन में, तो आपको समझने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि जो है इतनी सारी जानकारियां ऑलरेडी हैं। हम सबको डिक्टेट करेंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़िएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।